नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा जो सीसेट में टॉपिक चल रहे थे वो हमारे कंटिन्यू रहेंगे, मगर हम अब जीएस में कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं जो यूपीएससी में खासकर पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आते हैं मगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पीटी में हमारे होते हैं क्वेश्चन, तो उस पर हम लोग बनाते हैं। तो एक बहुत हॉट स्पॉट टॉपिक होता है जिसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। जियोग्राफी के अंदर आता है एक सेगमेंट। ठीक है, जियोग्राफी के हमने बताया था कितने पार्ट में डिवाइड है, जो आता है यूपीएससी में और इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है? क्लाइमेटोलॉजी होता है। तो आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जलवायु विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो जलवायु विज्ञान का मतलब यही है कि जलवायु होती क्या है। ठीक है, मौसम और जलवायु क्या होती है। तो देखो, मौसम और जलवायु में केवल इतना अंतर है कि मौसम है तो क्षणिक होता है। क्षणिक क्या मतलब? यहाँ पर बिल्कुल कम समय का मतलब नहीं, कम से कम 2 3 या 4 महीने में बदलता रहता है। जैसे इसमें ठंडक का मौसम चल रहा है। ठीक है, ठंडक का मौसम या शीत का मौसम चल रहा है। इसके बाद आएगा हमारा गर्मी का मौसम आएगा, फिर बरसात का मौसम आएगा। मतलब 3 3 4 4 महीने पर क्या है, मौसम बदलते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं मौसम की तरह बदल ना जाना। ठीक है, तो मौसम क्या होता है? बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है? सॉरी, क्लाइमेट क्या होती है? जलवायु क्या होती है? लंबे समय में। जैसे आप अगर 8 से 10 साल पहले देखेंगे तो जो सर्दी का मौसम होता था वो लगभग अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता था। जब दीपावली आती थी तो हम लोगों को रजाई ओढ़ना पड़ता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दीपावली निकल जाने के बाद 15 20 दिन के बाद जाके ठंडक थोड़ी बहुत महसूस होती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबे समय में जब हमारा पर्यावरण में कुछ परिवर्तन दिखे। ठीक है, कौन से परिवर्तन? टेम्परेचर, प्रेशर, जो तापमान है, दाब है, ये सब परिवर्तन हमें दिखे तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम, छोटे शब्दों में अगर हम जानना चाहें तो मौसम क्या होता है, उसमें भी क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चेंज होता है। मतलब तापमान और वायुदाब ये सब चेंज होता है। मगर ये चेंज मौसम में बहुत कम समय में ही हो जाता है, 2 3 महीने में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, मगर क्लाइमेट में होता है, जलवायु में होता है कि इस समय जैसे कम ठंडक हो रही मगर हो सकता है 10 12 साल बाद इसी समय, इसी मौसम में, इसी महीने में ज्यादा ठंडक हो। ठीक है, तो इसको कहेंगे जो लंबे समय के बाद परिवर्तन होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब में, उसे हम कहते हैं। या वर्षा में भी परिवर्तन होता है, पहले कम वर्षा फिर 10 12 साल बाद ज्यादा वर्षा होना। ठीक है, तो ये जो लंबा समय में परिवर्तन होते हैं, लंबे समय में टेम्परेचर, प्रेशर और वर्षा में, ठीक है, उसको क्लाइमेट कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में ही कह सकते हैं कि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म चेंज है, लंबे समय में बदलाव है, और मौसम कुछ ही महीनों में बदलाव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट और मौसम में अंतर। ठीक है, अब क्लाइमेट और मौसम होते, ये बदलते क्यों हैं, ये होते क्यों हैं, तो इनके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लाइमेट होती है या मौसम बदलते हैं वो डिपेंड करता है हमारा पर्यावरण पर। पर्यावरण का मतलब वायुमंडल पर। हमारा जो वायुमंडल पर हमारा सारी चीजें निर्भर होती। अब इन शॉर्ट इतनी बातें कहने का मतलब मेरा केवल ये है कि जो भी घटता है, ठीक है, जो भी घट रहा है इस पृथ्वी पर, वो सब किसमें चेंज होने के कारण हो रहा है? पर्यावरण में, जो हमारा
पृथ्वी का पर्यावरण है, उसमें जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल में जो चेंजेज हो रहे हैं उसी की वजह से ये सब सारे चेंजेज होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी मौसम या क्लाइमेट या जलवायु चेंज होती है तो इसका मतलब क्या बदल रहा है, वायुमंडल में कुछ ना कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इसका मतलब आपको पढ़ना क्या है, हमने पहले बताया कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, किसे जलवायु कहेंगे, किसे हम मौसम कहेंगे। और उसके बाद हमने बताया कि ये जलवायु और मौसम क्यों बदलते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वायुमंडल में घटित हो रहा होगा, ठीक है। अब वायुमंडल में घटित हो रहा होगा तो वायुमंडल है क्या, ये पता होना चाहिए। तो वायुमंडल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम अभी कंपोजिशन बाद में पढ़ेंगे। वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं, इंग्लिश में एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंग्लिश में क्या करेंगे, वास्ट कवरेज ऑफ अर्थ बाय गैसेस, ठीक है। गैसेस हो गया, वाटर वेपर हो गया, कौन कौन से, गैसेस, वाटर वेपर एंड पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। वास्ट कवरेज ऑफ अर्थ बाय गैसेस, वाटर वेपर, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, क्या कहते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये कोई आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वास्ट कवरेज ऑफ अर्थ बाय गैसेस, वाटर वेपर एंड पार्टिकुलेट मैटर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हिंदी में कहते हैं पृथ्वी का वह आवरण जो गैसों और जलवाष्प, पार्टिकुलेट का मैटर मतलब धूल कणों से घिरा हुआ है। पृथ्वी का वह आवरण जो गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से घिरा हुआ है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन, शॉर्ट में क्या होगी, डेफिनेशन किसकी है, हमारी वायुमंडल की डेफिनेशन हो गई शॉर्ट में। यही डेफिनेशन केवल याद रखना है, फालतू नहीं याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट में हमको केवल याद रखना है समझने के लिए, ठीक है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वायुमंडल क्या होता है, कैसा होता है, इट इज क्या है, आप वायुमंडल हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन है, टेस्टलेस, टेस्ट टेस्टलेस, स्वादहीन है, मतलब जो भी गैसें पार्टिकुलेट मैटर है, ये क्या है, जो भी गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर और वाटर वेपर का जो मिक्सचर है वो क्या है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस का मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। टेस्टलेस क्या है, उसका कोई स्वाद नहीं है, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या है, पारदर्शी है। हम देख सकते हैं वायुमंडल में, हम देख सकते हैं कि
जैसे हम सूर्य को देख रहे हैं, इसका मतलब उसके बीच क्या ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो उसके करेक्टरिस्टिक या आपको या जितने केवल 3 शब्द याद रखिए, ज्यादा नहीं, इतना याद रखिए। तो कोई आपसे ये कहे कि एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है, तो आप सीधे बता देंगे, क्या बताएंगे, वास्ट कवरेज ऑफ अर्थ बाय गैसेस, वाटर वेपर एंड पार्टिकुलेट मैटर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में केवल इतना याद रखना है, इट इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ट्रांसपेरेंट है, उसकी कोई गंध नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, और पारदर्शी है। ठीक है, हम देख सकते हैं, विजुअल होता है, ऐसा नहीं कि अपारदर्शी हम और चीजें देख ही ना पाए। ऐसा अगर अपारदर्शी होता तो हम सूर्य को, चंद्रमा को कहाँ देख पाते, एटमॉस्फेयर से वो बाहर है ना। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन वायुमंडल की। अब होता है, तो ये तो चीज हो गई वायुमंडल की डेफिनेशन। मतलब उदाहरण के लिए ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, इसके बाहर हमारा ये आवरण है। इस तरह से हमारा क्या है, आवरण है। ठीक है, तो ये जो ये आवरण है, ठीक है, ये किसका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ, मिश्रण किसका है, गैसेस, बहुत सारी गैसें हैं, प्लस वाटर वेपर, वेपर, जलवायु भी होती है, प्लस क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर। कौन कौन से गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होता है, और पार्टिकुलेट मैटर, धूल कण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, पार्टिकुलेट मैटर। तो केवल ये शॉर्ट में डेफिनेशन, ज्यादा कुछ नहीं वायुमंडल में पढ़ना है कि वायुमंडल की कितनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई होती है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं। केवल इतना मतलब है कि वास्ट कवरेज ऑफ अर्थ बाय गैसेस, एटमॉस्फेयर, sorry, gases, water vapor and particulate matter is called atmosphere. It is orderless, tasteless, transparent. So definition केवल याद रखनी है। ठीक है, समझ में भी आ रहा है और पढ़ने में भी आसान है, याद करने में भी आसान है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पढ़ ली कि एटमॉस्फेयर है क्या। क्लाइमेटोलॉजी में जब तक हमको एटमॉस्फेयर पता नहीं होगा, हमने कहा क्या, क्लाइमेट और मौसम क्यों बदलते हैं, इसका मतलब इस एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ना कुछ, इस वायुमंडल के अंदर कुछ ना कुछ घटित हो रहा होगा। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही होगी, उसकी वजह से हमारा मौसम और जलवायु चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ने से पहले हमको वायुमंडल पढ़ना पड़ेगा कि वायुमंडल क्या होता है। अब वायुमंडल है, अब वायुमंडल में पाया क्या क्या जाता है वो चीज पढ़ेंगे। ये तो हमने केवल शॉर्ट में बताया है। ठीक है, मगर अब पाया कितना जाता है, क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। देखो अब यह है क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कंपोजिशन, मतलब घटक ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब हमारा वायुमंडल के कौन कौन से घटक हैं। घटक का मतलब वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट घटक है, दो सबसे इम्पोर्टेंट, हमने 3 घटक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से, 3 कौन कौन से, पहला पढ़ना है गैसेस। ठीक है, क्या है, गैसें हैं आपकी। पहले तो आपके एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में गैसें हैं। दूसरी क्या है, वाटर वेपर है। क्या है, जलवाष्प है। ठीक है, हमारी जलवाष्प होती है। और तीसरा क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है।
ठीक है। पार्टिकुलर मैटर को बोलते हैं धूल कण, हिंदी में बोलते हैं धूल कण। इसको बोलते हैं जल वाष्प। ठीक है, ये चीजें हमारी पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। अब हम पढ़ते हैं कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले गैसें पढ़ लेते हैं। घटक में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? गैसें। ठीक है, तो तीन चीजें पढ़नी है, गैसें, वाटर वेपर, पार्टिकुलर मैटर। ठीक है, तीन घटक होते हैं। तो कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? कोई पूछे आपके वायुमंडल में क्या क्या होता है, तो क्या होती है? गैसें होती हैं, वाटर वेपर होता है, पार्टिकुलर मैटर होता है। आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब हम कंपोजिशन में पहला कंपोजिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहला कंपोजिशन हम पढ़ते हैं। पहला कंपोजिशन क्या है? गैसेस। गैसेस, ये पीटी में पूछा जाता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो सबसे पहली गैस इसमें पाई जाती है कौन सी? आप सभी को पता है। कितनी कौन पाई जाती है? हम इसको ए लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। ए प्रकार की हम ए कंपोजिशन में हम पढ़ रहे हैं। पहली नाइट्रोजन। पहली कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए नाइट्रोजन। जो हमारी नाइट्रोजन होती है ये मॉलिक्यूल रूप में ही होती है, N2 फॉर्म में ही होती है गैस। ठीक है, ये N में नहीं होती, N में नहीं होती है। नाइट्रोजन N2 में ही होता है, पाई जाती है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होती है ये कितने परसेंट होती है? तो आप लोगों को पता है, सारे लोग जानते होंगे कि ये हमारी पाई जाती है 78.08%। ये पूछा जाता है, इसलिए कितना लिखेंगे? पूरे वायुमंडल में जितनी गैसें हैं, तो सारी गैसों में सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, 78.08%। ठीक है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? ये है। इसको हम लोग लगभग क्या बोल देते हैं? नहीं, इसको नहीं बोलते हैं, इतना ही लिखेंगे। 78% लिखते हैं, मगर 08 भी लिख देना। ठीक है, ये होती है। दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या है? ऑक्सीजन। ये भी मॉलिक्यूल रूप में होती है, मतलब O2 फॉर्म में ही लिखी जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हिंदी में लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन। ये हमारी कितनी परसेंट होती है? ये हमारी होती है 20.95%। इसको हम लोग कभी कभी लिख देते हैं बराबर 21%। सामान्य भाषा में आप देखते होंगे कि बोल देते हैं 78% हमारी नाइट्रोजन है और 21% कितनी है? ऑक्सीजन। मगर एक्चुअल ये है, तो आप एक्चुअल याद रखिए, चाहे ये भी याद रखिए, दोनों आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी, तो ये दोनों कितने परसेंट हो गई? अगर जोड़े जाए, दोनों को जोड़ें तो 8 और 5 13। ठीक है, और 9 1 10। ठीक है, और 9 1 10 और 8 1 9। ठीक है, और 7 2 9। मतलब कहने का मतलब इतने 99.03% गैस यही होती है। अगर 100% गैसें हैं तो 100% में
99.03% गैस केवल यही दो है। ठीक है, इसको हम बराबर केवल ऐसा भी लिख सकते हैं 99%, ऐसे भी लिख सकते हो कि 99% कौन सी गैसें हैं, यही दो है। ये पूछा जाता है, सीक्वेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तीसरी जो सबसे, ये तो सब लोगों को याद ही होगा, मगर क्वेश्चन इनसे नहीं पूछ लेता है। ये पूछ लेता है कि तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। पूछ लेता है कि हमारे वायुमंडल में, ये तो लगभग सब लोग याद कर लेते हैं, मगर अभी पूछ ले कि तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। देखो अब 1% बची, या 99% तो ये हो गई 1%, कि 1% बची, 1% का मतलब ये तो 100% में क्या है, 99% तो यही हो गई ये वाली, और प्लस 1% जो बची। अब 1% में, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है 1% में, समझ रहे हैं ना। तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हमारी आर्गन। कौन सी है, आर्गन। कितनी है, फैक्चुअल देख लेते हैं, डाटा कितना है, 0.93%। ठीक है, कितना, 0.93%। चलिए इसको पहले ये लिखते हैं, कौन सी है, आर्गन। AR होता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं आर्गन, हिंदी में लिख लीजिएगा। ये कितने परसेंट पाई जाती है, 0.93%। ऑप्शन में ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो सब लोग याद करके जाते हैं। ये पूछता है तो ये तभी पता होगा, आप लिख पाएंगे या चूज कर पाएंगे ऑप्शन, जब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितनी, 0.93%। लगता तो बहुत 0.93%, मगर ये तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। चौथी जो गैस होती है तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, CO2। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितनी होती है, हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ये हमारी पाई जाते हैं 0.04%। इनसे अब क्वेश्चन ज्यादा नहीं कहेगा, पूछ लेगा कि चौथी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन सी है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये एक और याद रखते हैं, और भी बहुत सारी गैसें होती है, मगर ये कम से कम आप सीक्वेंस वाइज 5 गैसें याद होनी चाहिए। एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में बता रहा हूँ। कौन सी आप याद रखेंगे, नियान। ठीक है, नियान ये पाई जाती है आपकी 0.002%। नियान कितने परसेंट पाई जाती है, 0.002%। कम से कम ये 5 याद रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। और भी अदर गैसेस 6 में लिख देते हैं, अदर। अदर, अदर में मतलब कौन कौन सी, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्सेट्रा, बहुत गैसें होती हैं। ठीक है, कई तरह की गैसें होती है। ठीक है, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी, ठीक है, ये सब होती है। तो पहले हम जो कंपोजिशन का, पहले
पहला कंपोजिशन हमने गैसें देखी थी, और गैसें में कम से कम ये 5 आपको याद रखनी है। ठीक है, 5 याद रखनी। कौन कौन सी? 5 में आपको ये नाइट्रोजन की पता होनी चाहिए कितने मात्रा में, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, फिर नियान। ठीक है, क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर यार। ठीक है, बराबर क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर आर्गन पाई जाती है, फिर CO2 पाई जाती है, फिर क्या पाई जाती है? नियान पाई जाती है, और फिर क्या पाई जाती है? अदर। ठीक है, तो ये आपको इस सीक्वेंस, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, कितनी मात्रा में पाई जाती है आप गैसेस। ठीक है, ये याद, आप ये ऑर्डर भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, फिर नियान, फिर और सारी हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब होती हैं। तो ये याद रखनी। ये मात्रा भी याद रखिएगा। मात्रा भी कभी कभी जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो जब क्लाइमेट के ऊपर आपको लिखना होगा ऑक्सीजन, जब कभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने होंगे, तो इस तरह से आप अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लगता है, एक्सप्रेशन अच्छा मिल जाता है। ठीक है, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये मात्रा और ये क्वांटिटी याद रखनी है। ठीक है, ये तो होगा पहला कंपोजिशन, गैसेस। दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है मेंस में कि क्यों ये दोनों गैसें इतनी मात्रा में है। ठीक है, क्यों ये दोनों गैसें इतनी मात्रा में है, क्या काम होता है इनका? तो क्या कहेंगे, ये हम मिटा दें। ठीक है, अब नोट करके लिख लीजिएगा। ये तो हो गया पहला घटक का, हमने पढ़ लिया। ठीक है, इतनी मात्रा में हमारी देखो, हम लोगों को क्या क्या पता है कि जो ऑक्सीजन है यह ज्वलनशील गैस है। क्या है? ज्वलनशील गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है? हमारी कूलिंग गैस है। ठीक है, ये हमारी क्या है? कूलिंग गैस है। ये ठंडा करने वाली गैस है, ये आग लगाने वाली गैस है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में आग क्यों नहीं लगती है, जबकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है? ठीक है, तो इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि ये हमारा जो नाइट्रोजन है इसको मैनेज करके रखता है, मतलब आग नहीं लगने देता है। इसीलिए हमारी नाइट्रोजन की मात्रा इतनी ज्यादा अधिक होने की वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में आग नहीं लगती। ठीक है, तो पूछ सकता है फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसके कार्य पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस के कार्य। तो क्या करता है ये नाइट्रोजन गैस? डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या मोर रिएक्टिव है, तुरंत ज्वलनशील हो जाती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो उसकी रिएक्टिविटी जल्दी आग ना पकड़े, क्योंकि ये क्या है? ठंडी गैस है। नाइट्रोजन ठंडी गैस है। ठीक है, ये ठंडक प्रदान करती है, तो क्या करती है? डिक्रीज करती है रिएक्टिविटी। ये हो गया। आर्गन भी हमारी क्या करती है? आर्गन भी इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करती है। तो ये फैक्टर आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन क्या है? कूलिंग गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। एटमॉस्फेयर में आग क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारी नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की रिएक्टिविटी या जो क्रियाशीलता है उसको कम करती है, आग लगने से रोकती है। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन में ही पाए, मतलब N2 मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। केमिस्ट्री में इसको बोलते लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है।
तीन बॉन्ड बने हैं, बंद बोलते हैं हिंदी में। जो तीन बंद बने हैं तो हमको पता है ये ज्यादा स्ट्रांग होगा एन डबल बॉन्ड से, और ये भी ज्यादा स्ट्रांग होगा एन सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब जल्दी आसानी से दोनों नाइट्रोजन को अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब तीन तार से अगर इसको बांध दिया जाए दोनों को, यहाँ दो ही तार से बंधा है, यहाँ एक ही तार से बंधा है, तो इसको आसानी से आप तोड़ सकते हो। इसको भी थोड़ा आसानी से तोड़ सकते हो, मगर इसको आसानी से नहीं तोड़ोगे। मतलब ये सबसे ज्यादा मेहनत लेगा तोड़ने में, उससे कम ये लेगा, उससे कम ये लेगा। तो ये जो N2 होता है वो इस फार्म में होता है, इसलिए इसको जल्दी अलग अलग हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे नाइट्रोजन हमारे शरीर में पाया जाता है किस फार्म में, जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए आरएनए होता है। ठीक है, ये क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एन आ रहा है नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन सब कहीं पाया जाता है, हमारे पेड़ पौधों की रूट में भी पाया जाता है। वो कैसे क्या करते हैं, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, यहाँ पर जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, अब इसकी रूट्स हैं, ठीक है, इसकी रूट्स है, तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी जो रूट्स हैं इनमें बैक्टीरिया पाया जाता है, एक बैक्टीरिया होता है साइ, ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर करता है, मतलब लेता है। हम डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते हैं, नहीं ले ही नहीं पाएंगे। हम किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन, अमोनिया के रूप में। जैसे अमोनिया क्या होता है, सिंगल NH3 होता है। ठीक, तो इस नाइट्रोजन का NH3 में कौन कन्वर्ट करता है, ये करता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो हम लोग लेते हैं तो NH3 फॉर्म में ही लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे शरीर में पाया जाता है सिंगल नाइट्रोजन के रूप में पाया जाए, इसमें नहीं। तो इसको कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया जिनकी जड़ों में पाया जाता है, जैसे दाल, उड़द की दाल की जो पौधा होता है उसकी जड़ों में, खासकर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं इसको, जो बदलता है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। कि ये बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को पकड़ के फिर क्या करता है, NO3 में कन्वर्ट करता है, और NO3 के बाद ये NH3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ से N2 को लेगा, उसको NO3 में कन्वर्ट करेगा, NO3 से हम आसानी से अमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसको हम लेते भी हैं दवाई के रूप में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। ठीक है, और NO3 में बदलता है, NO3 हमारी NH3। इसमें जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन होता है। ये उड़द का जैसे है हमारा पेड़, उड़द का है, तो उड़द में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन में क्या होगा, फिर NO3 होगा, और NO3 नाइट अमोनिया में कन्वर्ट होगी, जिसको हम लोग लेते हैं दवाई के रूप में। बहुत सारे पौधों से हम अमोनिया प्राप्त करते हैं, तो ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ये रोल है नाइट्रोजन गैस के। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसको बैक्टीरिया NH3 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, NO3 में, और NO3 से NH3 में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्य होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नाइट्रोजन गैस के कार्य क्या है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के कौन कौन से कार्य हैं, ये यूपीएससी मेंस में पूछता है। तो यूपीएससी में कौन कौन से, ये सबसे पहली प्रायोरिटी रिएक्टिविटी घटाता है, किसकी, ऑक्सीजन की। क्यों घटाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा मोर रिएक्टिव है, तुरंत आग पका लेता है। ठीक है, तो उस आग ना हमारे वायुमंडल में लगे, उसके लिए ये गैस होती है। ठीक है, याद कर लेते हैं, सबसे ज्यादा गैस पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है, तीसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस आर्गन है, चौथी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस CO2 है,
पांचवी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस नियान है, Ne। ठीक है, और बाद में हाइड्रोजन हीलियम होती है। ठीक है, ये हो गई। नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा, नोट में ऐसे लिख लीजिएगा जानकारी के लिए। नोट नोट में पहला लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट ये लिखिएगा कि धरती के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक सबसे ज्यादा O2 गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, गैस पाई ठीक है। यह भी यूपीएससी में ऑप्शन में दे देता है कि सबसे पृथ्वी के नजदीक सतह पर, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो नाइट्रोजन नहीं है, वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। दूसरा नोट हम लिखेंगे कि पूरे पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस N2 होती है। पूरे वायुमंडल में अगर हम देखें तो कौन सी है, नाइट्रोजन है। और पृथ्वी के नजदीक मतलब पृथ्वी की सतह पर, आसपास, ठीक है, कौन सी है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब धरती, आकाश में भी जितने ग्रह हैं सारे ग्रहों को मिला लें, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। 3 फैक्टर आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में पूछता है, पीटी में पूछता है, पृथ्वी की नजदीक, सतह पर, आसपास सबसे ज्यादा मात्रा में वाली पाई जाने वाली गैस कौन है, ऑक्सीजन है। पूरे वायुमंडल में पृथ्वी के सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, कौन, नाइट्रोजन है। ये पीटी का मटेरियल है। पूछता है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, यहाँ धरती ही नहीं, मंगल ग्रह हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सारे ग्रहों को मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 नोट पीटी का मटेरियल है, ये याद रखिएगा। तो ये पहला हमने पढ़ा पहला कंपोजिशन हमने पढ़ लिया। दूसरा देखो क्या पढ़ते हैं, दूसरा कंपोजिशन हमने क्या बताया था, भी शायद याद हो आपको, तो हमने बताया था कि दूसरा होता है, बी होता है आपका वाटर वेपर। क्या होता है, वाटर वेपर होता है। इस दूसरा कंपोजिशन ये वाटर वेपर होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू चेंजेज, बहुत जल्दी बदलती है, रैपिडली, बहुत जल्दी बदलती है। क्या कहती है, बहुत जल्दी बदलती है। एट बिन 0% to 4%।
ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। कहने का मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि वायुमंडल में जो वाटर वेपर होता है, जलवाष्प की मात्रा कभी कभी जीरो भी हो जाती है और तुरंत कुछ ही समय बाद 2-4 मिनट या 2-4 सेकंड 2-4 घंटे की में ही क्या होती है 4% हो जाती है। मतलब बहुत जल्दी आपस में बदलती है, कभी जीरो हो जाना, 3% हो जाना, 2% हो जाना, 4% हो जाना, इन्हीं दो फैक्टर के बीच वैरी करती है। ठीक है, तो इट्स वैल्यू चेंजेस रैपिडली बिटवीन 0 to 4%। इसके कारण क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल टाइप responsible responsible for all type incidents and global warming। क्या करता है, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब वर्षा का होना, गर्मी होना, ठीक है, ज्यादा गर्म लगना, ठंडा हो जाना, बारिश होना, तूफान आना, चक्रवात बनना, ये सब घटनाएं किसकी वजह से होती हैं, वायुमंडल में होती हैं। वो भी किसकी वजह से, वाटर वेपर की वजह से होती है। सारी घटनाएं किसकी वजह से होती है, ऑल टाइप इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल वर्षा, रेनफॉल, ठीक है, वर्षा हो गया, साइक्लोन, चक्रवात, ठीक है, तूफान, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान, थंडर स्टॉर्म, ओलावृष्टि, मतलब आइस फॉलिंग, ठीक है, आइस फॉलिंग मतलब ओलावृष्टि, ये सब घटनाएं ईटीसी ये सब होती हैं। ये सब किसकी वजह से होती है, सारी ये सब चीजें जो हमारे वायुमंडल में वाटर वेपर है उसी चेंजेज के वजह से बहुत जल्दी ये परिवर्तित होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सब घटनाएं होती हैं। इट्स वैल्यू चेंजेस रैपिडली बिटवीन 0 to 4%, तो रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ऑल टाइप इंसिडेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये फैक्टर याद रखना है। ये पूछता है कि आपको दे देगा 4 गैसें दे देगा, उसमें लिखा होगा कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, तो आपको ऑप्शन में ये वाटर वेपर लिखा होगा, तो आप कभी कभी सोचेंगे कि ये कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको याद रखना है। CO2 होती है और ये भी होती है। ठीक है, तो जो हमारे कंपोजिशन पाए जाते हैं उसमें CO2 और ये ज्यादा होती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल टाइप इंसिडेंट्स, वैल्यू चेंजेस 0 to 4%। एंड क्या होता है, इसमें एक और फैक्टर होता है कि पूरा 90% जलवाष्प पाई जाती है। 90% मतलब अगर हमारी 1 किलो मान लो, 1 लीटर, 1 किलो मान लो, 1 किलो या एक लीटर मान लो, 1 लीटर जलवाष्प है वायुमंडल में, 1 लीटर है। 1 लीटर को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मान लो 100 लीटर है, 100 लीटर जलवाष्प पूरे वायुमंडल में, तो 90 लीटर मतलब 100 लीटर का 90% क्या होगा, 90 लीटर। तो 90 लीटर जलवाष्प केवल 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिल जाती है। मतलब 5 किलोमीटर ऊंचाई पर ही 90% मात्रा मिल जाती है, बची हुई 5% की ओर ऊपर पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब हम अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम क्या करें, ये 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या है, 90%, अगर 100 लीटर है तो 90 लीटर यही इतने भाग में
इतने एरिया में हमारी 90 लीटर मिल जाएगी जल वाष्प, और बची 10 लीटर वो बाहर यहाँ होगी, ये 10%। मतलब 90 लीटर इसी एरिया 5 किलोमीटर की 5.5 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाएगी। ये अर्थ है हमारी, अर्थ के 5 किलोमीटर का जो रेडियस है बाहर का, उसमें ही 90%, मतलब 90% क्वांटिटी आप टोटल वाटर वेपर, ये समझ गया ना, इसको मिटा दे। टोटल वाटर वेपर फाउंड एट 5.5 किलोमीटर अल्टीट्यूड, मतलब फ्रॉम अर्थ सरफेस। कहने का मतलब ये है कि 90% मात्रा, ये अलग है, ठीक है, 90% मात्रा टोटल हमारी जो वाटर वेपर की है वो केवल हमें 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मात्रा मिल जाती है। 5.5 किलोमीटर के दायरे में हमें 90% मात्रा मिल जाती है, ये फैक्टर याद रखना है, ठीक है। और एक याद रखना, और वाटर वेपर में क्या करना है, इट्स वैल्यू चेंजेस रैपिडली बिटवीन 0 to 4%, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग और ऑल टाइप इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कौन सी इंसिडेंट, वर्षा, साइक्लोन आना, तूफान आना, ओला गिरना, ये सब। 90% मात्रा हमारी केवल 5.5 किलोमीटर, मतलब 5.5 ही किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हमें लगभग 90% मात्रा मिल जाती है टोटल वाटर वेपर की। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा क्या करना है आपको याद रखना है इसमें, तीसरा ये है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ये पीटी का मटेरियल है, ये पीटी में पूछा जाता है कि हमारी जो मात्रा है वाटर वेपर की, ठीक है, डिक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, पोल से पूछ लेगा कि पोल से, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर वाटर वेपर की मात्रा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होती है, घटती है। कहने का मतलब अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ या विषुवत रेखा की तरफ आए तो हमारी जो एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा है वाटर वेपर की, वो क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम डिक्रीजेज फ्रॉम, सॉरी, इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल क्या होती है, इक्वेटर से पोल की ओर घटती रहती है। क्यों घटती रहती है, क्योंकि इक्वेटर के पास आप इधर देखेंगे, इतना समझ में हिंदी में तो आया ना, कि हमारी जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। क्यों कम होती है, उदाहरण के लिए अगर हम क्या करें, ये हमारी पूरी अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ है। भूमध्य रेखा क्या होती है, बीचों बीच से पास होती है, ये आपको पता है। ये क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री की होती है। हमारा ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, ये चीजें होती है, ये चीजें तो आपको पता ही होंगी। अब इसमें क्या होता है, एक चीज होती है कि आप यहाँ पर क्या है,
हमारा भारत है, भारत हमारा यहाँ पर है। ये हमारा भारत है। यहाँ पर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर क्या है, एशिया है, यहाँ पर यूरोप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका है, यहाँ पर अफ्रीका है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ज्यादातर क्या है, कंटिनेंट है। क्या है, कंटिनेंट है। क्या है, कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब हमारा जमीन है उधर, और यहाँ पर सब ज्यादातर मात्रा में क्या है, सब पानी है। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी है। मतलब कहने का मतलब देखो पानी की मात्रा कहाँ है, ये क्वेश्चन में पूछता है, मेंस में पूछता है कि हमारी जो क्वांटिटी वाटर वेपर की कैसे घटती है हमारी इधर से पोल, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर। तो हमारी ये पोल्स हैं, ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। तो देखो क्या है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पानी है, जो ज्यादा मात्रा में हमारी इक्वेटर के पास क्या है, ये इक्वेटर है। तो यहाँ पर क्या है, पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर भाप बन के उड़ेगा, तो मात्रा ज्यादा हमारी पाई जाएगी इसकी, वाटर वेपर की। यहाँ पर क्या है, जमीन है, पानी कम है, तो ऊपर ज्यादा पहुंचेगी नहीं, इसीलिए यहाँ पर, यहाँ से उधर जाने पर, इस रेखा से इस पोल की ओर जाने पर, चाहे इस रेखा से इस पोल की ओर जाओ, ठीक है, इसकी वैल्यू वाटर वेपर की क्या होती है, घटती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, बस इतना चीज आपको पढ़ना है, जितना पढ़ाया है बस इतने पढ़ना है, इससे ज्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं पढ़ना है। तो एटमॉस्फेयर में दो कंपोजिशन हमने पढ़ लिया, तीसरा सी वाला कंपोजिशन क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है। सी वाला क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर इसको बोलते हैं धूल कण। ठीक है, धूल कण में क्या होता है, आपको डस्ट और डस्ट पाए जाते हैं, बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल ये सब होते हैं, तो इसमें कोई खास नहीं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या फिर से हम लिख दें आपको या रिकॉल करने के लिए, एटमॉस्फेयर इक्वल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, दूसरा वाटर वेपर, तीसरा क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये केवल याद रखना है। ठीक है, दूसरा रिकॉल करवा देते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, कौन कौन सी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से जिम्मेदार होता है, CO2 होती है, किसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, और वाटर वेपर। ठीक है, CO2 और वाटर वेपर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीजें है। अब हम पढ़ा दो चीजें और अगली क्लास में, ये पीटी का पूरा मटेरियल, पीटी का मेंस का भी था, जो का बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ेंगे हम, ये तो कंपोजिशन था, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ
ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारा पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, क्या कार्य है, एटमॉस्फेयर क्या आखिर करता है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, और आशा करते हैं आज का पूरा समझ में आएगा। इससे ज़्यादा ना पढ़ना है, बिल्कुल इतना एग्जैक्ट शॉर्ट में पढ़ने के लिए बस यही करना, शॉर्ट में नोट्स बनाने के लिए। नहीं तो नोट्स बनाने के लिए तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं लिखने के लिए, मगर इतना शॉर्ट में बनाएंगे तो आप ये जब पॉइंट मिल जाते हैं तो लिखने में दिक्कत नहीं होती। जब आपको पॉइंट मिल रहे हैं तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पाने के लिए केवल इसी तरह से पॉइंट नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नोट्स में बहुत कुछ नहीं लिखा जाता है पूरा विस्तृत, पॉइंट लिखे जाते हैं कि हमको पॉइंट मिल जाए लिखने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस कितनी है, आप फिर बता सकते हैं, उसके रोल भी बता सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, कार्य क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर कितने भागों में डिवाइड है, जो मेंस में पूछा भी गया था 2022 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगली क्लास में देखेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आज पहले क्लास है जीएस की, हमने स्टार्ट की है। बताइएगा जरूर कैसी रही क्लास, समझ में आया कि नहीं। मेन पॉइंट ये है, समझ में आया कि नहीं, बस इतना पहले कमेंट में इतना जरूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अगर बाद में अगर समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।